पुतिन जो है वो लगातार इनके बारे में पिछले साल से ही कहते आ रहे हैं कि भाई यही आदमी है जो युद्ध करवाया है और ये अब तक पद पर बैठ गया है। तुम लोग हमें कहते हो कि हम तानाशाह हैं, हमसे बड़ा तानाशाह जेलेंस्की बना बैठा है, उसने युद्ध चालू ही इसलिए रख रखा है ताकि उसे पद से हटना ना पड़े। अच्छा, ये बात लगती भी सही है सुनकर के, क्योंकि छठे साल में एंट्री कर गया है और कोई सुगबुगाहट है ही नहीं। ऐसे में सुर्खियां निकल कर आती हैं। सुर्खियां क्या कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, यूक्रेन की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं। प्रोटेस्टर्स को देख करके फिर एक सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर अगर सड़कों पर लोग हैं तो रशिया वालों ने क्या गोला बारूद चलाना बंद कर दिया है क्या? इतनी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और अगर अब रूस बदनाम है इस बात के लिए कि वो लोगों पर गोले बरसाता है, तो ये लोग सड़कों पर उतरे, इसका मतलब कहीं ना कहीं रूस भी ये चाह रहा है कि प्रदर्शन होते रहें। प्रदर्शन हो किसके खिलाफ रहे हैं? जेलेंस्की के खिलाफ। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए लोग जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो बेटा, हमने ना युद्ध 3 साल झेल लिया, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी नहीं झेलेंगे। ऐसा क्या हो गया भाई? अब तक 3 साल के पूरे संघर्ष में एक भी प्रोटेस्ट जेलेंस्की के खिलाफ नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी आबादी उतरकर सड़कों पर चली आई कि जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयारी हो गई? इन्हें यह डर ही नहीं कि रशिया हम पर चला देगा गोली, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब बोल किसके खिलाफ रहे हैं? जेलेंस्की के खिलाफ। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते जा रहे हैं कि क्या जेलेंस्की सत्ता में बने रहने के लिए जिद कर रहे हैं या फिर कोई और कारण है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल के लिए कहते हैं कि जब भी किसी को विरोध करना होता है तो कोई एक कारण भी चिंगारी पकड़ लेता है। तो फिलहाल जो बड़ा कारण निकल कर आया है वो है जेलेंस्की के द्वारा अपने देश में जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी हुई एजेंसीज हैं उनके खिलाफ एक बिल पर साइन कर देना, जिस बिल पर साइन करते ही लोगों का कहना है कि जेलेंस्की बेटा, तुम्हारा पता चल गया कि असल मायने में तुम्हें यूक्रेन में रहते हुए भ्रष्टाचार करना था और भ्रष्टाचार के लिए तुमने इस पद को पकड़कर रखा हुआ है। तो भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन बिल, नाबो, सापो, इन सब की कहानी आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से सेशन को साथियों से साझा कर दें और एक जरूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें। जरूरी जानकारी ये मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी के प्यार और आपके दिए विश्वास के चलते मैं राजस्थान राज्य का निवासी होने के नाते अपने राज्य की घटनाओं को आपके साथ अपने एनालिटिकल एक्सपीरियंसेस से रखने का प्रयास करना चाहता हूं। इसी क्रम में मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, नाम उसका अंकित इंस्पायर्स राजस्थान है। लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। उस पर पहला सेशन आज जगदीप धनखड़ जी के राजस्थान कनेक्शन पर जा चुका है। अगर आपको फुर्सत हो तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को पूरा सुनें। साथियों, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में चौथे वर्ष की एंट्री हो चुकी है युद्ध की, और अभी भी यूक्रेन के अंदर सब कुछ जेलेंस्की के सत्ता में कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन अचानक हजारों लोगों का सड़कों पर उतरना वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है कि यूक्रेन में प्रदर्शन हो रहे हैं सत्ता से विमुख करने के लिए या कोई और कारण है जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लोग आए जिन्हें यह डर नहीं कि रूस हम पर गोली चला सकता है। लोग सड़कों पर हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ, जेलेंस्की के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खबर निकलती है कि थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर्स हैव डिफाइज वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस इन सेंट्रल कीव, कि लोग युद्ध के डर से डरे बिना, जनरली युद्ध के समय पर एक जगह इकट्ठा होना बहुत रिस्की माना जाता है, ऐसे में उनको यह कहा हुआ है कि एक जगह एकत्रित ना हो, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर एकत्रित हुए हैं तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने लोगों को इस हद तक भड़का दिया है। और उन पर रूस अगर गोला नहीं चला रहा है, इसका मतलब रूस चाहता है कि हां भाई तुम लोग प्रोटेस्ट करो क्योंकि जेलेंस्की ही गलत है। ऐसे में कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि जो यूक्रेन की संसद है उन्होंने हाल ही में एक कानून पास किया है। जब संसद कानून पास करती है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तो वो एग्जीक्यूट होने लगता है। ये जो कानून इन्होंने पास किया है, इसमें 2 प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं, एक का नाम है नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और दूसरे का नाम है स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, दैट इज सापो, इन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अब यह क्या कहानी है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यूक्रेन के अंदर 2 एजेंसीज हैं, जैसे आप ऐसे समझिए भारत के अंदर सीबीआई की बात हो रही हो, और सीबीआई के साथ साथ वैसे तो कुछ और ज्यादा एजेंसीज आपके लिए, ईडी जो है वो एक थर्ड एजेंसी यहां पर मैं रिलेट करना चाहूंगा, सीईसी समझ करके देख सकते हैं। मतलब देश के अंदर कोई भी 2 बड़ी बड़ी जांच एजेंसीज को आप दिमाग में पिक्चराइज कर लीजिए कि 2 बड़ी एजेंसीज हैं, उन पर यूक्रेन में कंट्रोल बढ़ा दिया गया है।
होता क्या था यूक्रेन के अंदर, ये नाबो और सापो नाम की दो एजेंसीज जिनका गठन 2015 और 2014 के बीच में हुआ था, इनका सिद्धांत काम करने का यह था कि ये सरकार के अधीन नहीं आती थी, ये अपने प्राइवेट डिटेक्टिव्स रखती थी और सरकार में हो रहे करप्शन पर नजर बनाए रखती थी। इनके पास अपने ही डिटेक्टिव्स की लगभग 500-700 डिटेक्टिव्स की टीम होती थी, जिनके माध्यम से यूक्रेन में अगर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार किया, किसी राजनेता ने, किसी सरकारी संस्था ने, किसी फौजी ने, जिसने भी, उस पर यह अपनी नजर बना के रखती थी और उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके पनिशमेंट दिलाने का काम करती थी। रिसेंटली इन्होंने जेलेंस्की की पार्टी से जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में झांप लिया था कि भैया तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। अब जब ऐसा हुआ कि एक एजेंसी भ्रष्टाचार में जेलेंस्की की पार्टी के उप प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले रहा है, तो यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया था। कुछ दिन पहले की यह बात है। इसके बाद में पटकथा लिखी जाती है, संसद से कानून पास होता है और कहा जाता है कि इन्हें, जैसे लोकपाल समझ लो आप, है ना, कि लोकपाल की तरह से काम कर रही हैं। हमारे देश में तो खैर सब कुछ ही कंट्रोल में चलता है, लेकिन इनके यहां पर ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं थी जो सरकार से अलग हटकर करप्शन पर नजर रखती थी। ऐसे में इन संस्थाओं को संसद का कानून बनाकर राष्ट्रपति ने जब दस्तखत किए, तो ये दोनों संस्थाएं अब सरकारी नियंत्रण में आ गई। इससे क्या हुआ, सरकारी नियंत्रण में आने के चलते कि हां भाई ये दोनों संस्थाएं अब सरकार अपने कंट्रोल में रखेगी, तो भ्रष्टाचार पर भी अगर कोई निर्णय लेना होगा इन दो एजेंसीज को, तो वो खुलकर नहीं लिया जा सकेगा। असल में सारा कलेश यही है कि कहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद से तो नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार उजागर ही ना हो, और भ्रष्टाचार उजागर ना हो तो ये तो तानाशाही है। असल मायने में यूक्रेन ने अपनी तरफ से यूरोपियन यूनियन में एंट्री करने की सिफारिशें दी हुई हैं। आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन और नाटो में इसका जो चाहत है जाने का, यही सारा असली कलेश है यूक्रेन की पिटाई का। जो पुतिन जो इनके साथ में झगड़ा किए हुए हैं वो किस बात पे, कि तुम यूरोपियन यूनियन जाने की मांग क्यों करते हो, तुम तो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। नंबर दूसरा, तुम नाटो में जाने की बात क्यों करते हो, नाटो तो वैसे ही हमारे खिलाफ था डब्ल्यूटीओ के, तो तुम हमारे खिलाफ जाने की क्यों बात करते हो। इन दोनों गुस्सों के चलते पुतिन इनके साथ झगड़ा किए रहते हैं। तो ऐसे में जो यूक्रेन है ना, उस यूक्रेन के साथ में दिक्कत यह है कि उन्होंने ईयू के साथ जाने के लिए अपने यहां पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए नाबो और सापो जैसी एजेंसीज को 2014-15 में बनाया था, जिनका उद्देश्य था कि सरकार के प्रभाव से रहित होकर के कोई एजेंसी पूरी तरह जांच करेगी। लेकिन अब क्या होता है, युद्ध चल रहा है, 5वें से 6ठे साल में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार की पकड़ने वाली जो एजेंसीज हैं उन्हें सरकारी नियंत्रण में ला दिया जाता है। मतलब ईयू के पहले नजर में आने के लिए कि हम देखो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, उनकी नजर में आने के लिए तो पहले ऐसी एजेंसीज बनाई गई ताकि ईयू वालों को लगे कि देखो यूक्रेन भी हमारी तरह ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करता है। लेकिन जब खुद पर आई तो अपने आते ही इन्होंने कानून बनाकर उन्हें कंट्रोल में डाल दिया। इससे ईयू भी नाराज हो गया। ईयू ने कहा कि तुम ऐसे आना चाहते थे हमारे पास, मतलब तुम तो फिर वैसे ही तानाशाही कर दिए ना, अपने खिलाफ कोई खड़ा ना हो, यही तो तुम्हारी तानाशाही है। पहले पुतिन करते आ रहे थे, अब तुम कर रहे हो। तुमने भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसीज जो हैं उन्हीं के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया। इसी बात को लेकर के लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने कहा कि साहब ये बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। जमकर इनके खिलाफ नारेबाजी हुई और लोगों का यही कहना था कि हम युद्ध में एक दिन भी तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े हुए, लेकिन इस कानून के माध्यम से हमको यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तुम भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास कर रहे हो। और इसी वजह से ईयू भी इनको लगातार पिंच किया जा रहा है यहां की जनता को कि देखो कुछ तो गड़बड़ है दया, सबको देखने की जरूरत है। अब यह बात जब होती है तो क्या जेलेंस्की इस बात से पूरी तरह से बची रह जाएंगे कि भाई उनको फर्क ही नहीं पड़े, या फिर वो तुरंत इस बारे में मतलब डर के मारे पीछे आने लगेंगे। सबकी अपनी अपनी इस पर टिप्पणियां आने लगती हैं कि देखो लोगों ने अब ये बात समझ ली है कि जेलेंस्की कैसे युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, नाबो सापो को रोकना नहीं चाहिए था, अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। तो फिर जेलेंस्की क्या किए, जेलेंस्की ने देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इस बात की आलोचना कर दी कि साहब ये बहुत गलत हो रहा है। मैंने आपको जैसा कहा था कि इनको लाने के पीछे की कहानी क्या थी, तो बैक स्टोरी ये है कि इन्होंने 2025 में ही एक जानकारी निकाली थी कि एंटी जब अच्छा हुआ ये था कि इन्होंने नाबो सापो के ऊपर कंट्रोल स्थापित क्यों किया, उसके पीछे इन्होंने एक पटकथा रची। कहा कि इनके जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं ना, ये रशिया से मिले हुए हैं और ऐसे 3 डिटेक्टिव्स को इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया जिन पर आरोप लगा कि ये रूस से पैसा लेकर के यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे में इनका उद्देश्य है कि यूक्रेन में स्थिरता आए, ये प्रयास करते हैं। इसी कारण से बोले हम लोगों ने इन पर कंट्रोल स्थापित किया ताकि ये रूस के खिलाफ ना चले जाएं। ठीक है, इनके यहां पर भी कोई ईडी जैसी संस्था होती
है उसको यह काम दिया गया, इसका नाम एसबीयू था, कि तुम जाके रेड मारो नाबू और इसके ऑफिस पर और जांचो कि क्या ये यूक्रेन या रशिया से मिलकर के तो काम नहीं कर रहे हैं। अब सवाल बनता है, यूक्रेन में इतना अच्छा सिस्टम है क्या? नहीं, यूक्रेन भ्रष्ट देशों में से एक है। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो हमसे भी ऊपर आता है। अगर बात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की आए तो जहां पाकिस्तान 135वें पायदान पर है, यूक्रेन 105वें पर है, और हम अभी 96 पर हैं। थोड़ा सा तो कम से कम खुश हैं इससे। मतलब यहां पर भ्रष्टाचार बहुत है। आईएमएफ ने वर्ष 2016 में 40 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने से रोकने की बात कही थी कि बेटा तुम भ्रष्टाचार रोक दो, नहीं तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही कहा जाता है कि यूक्रेन के अंदर कितना ज्यादा घुसा हुआ है भ्रष्टाचार, इस पर 2024 में भी एक न्यूज निकल करके आई थी। इवन एंटी करप्शन एजेंसी ने कीव के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, यानी यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जून 2025 में इसी नापू और सापू ने गिरफ्तार किया था। मतलब कुल मिलाकर के यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन की गतिविधियां रही हैं, और उन करप्शन की गतिविधियों में मिलिट्री के भोजन में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, जो ये युद्ध करने के लिए जो असलाहा है या टैंकर्स हैं, इन तमाम चीजों में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का इंटरवेंशन बना रहा है। 100 की सीधी बात इतनी सी है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जेलेंस्की का प्रयास है। जनता को समझ में आ गया। जनता को अब यह भी समझ में आने में देर नहीं लगेगी कि यह व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए, ताकि जो विदेशी सहायता आ रही है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सके, उसको चलाए रखने के लिए ही यह युद्ध को चलाए रख रहा है। इसी के चलते लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने जेलेंस्की के खिलाफ आ गए। अब जेलेंस्की क्या किए? जेलेंस्की सबको इकट्ठा करके अपने पास बुलाए, जिसमें नाबू के हेड, सापू के हेड, अपने यहां के प्रोसिक्यूटर्स, इन सबको बुलाकर तस्वीर खिंचाए और कहा कि हम सब ने आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने का निर्णय लिया है। हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, देश की सुरक्षा में रहेंगे। हम चाहेंगे कि पुतिन हमारे देश को तोड़ने में कामयाब ना हो। पुतिन नहीं, तुम खुद ही पकड़े गए हो। जनता को यह समझ में आ चुका है। अब ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलते हैं, क्या ये प्रोटेस्ट इस हद तक जाएंगे कि जेलेंस्की को सत्ता गंवानी पड़ जाए, ये तो देखने की बात होगी। अपडेटेड जानकारी यह है कि आज रात्रि जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत की भी आज थर्ड राउंड बैठक तुर्की में होने जा रही है। क्रेमलिन ने हालांकि यह कहा है कि ज्यादा उम्मीदें मत रखो, लेकिन कुल मिलाकर पीस टॉक्स हैं, और पीस टॉक्स जो है वो इस समय तुर्की में आयोजित होने की बात चल रही है। खैर, जैसा भी होता है, जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अवश्य दूंगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो ना केवल इसे सब्सक्राइब करें, बल्कि अंकित इंस्पायर्स राजस्थान को भी, अगर आप राजस्थानी न्यूज़ सुनना चाहते हैं, राजस्थान पर अपडेट और विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।